हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेरिशा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर की बुक ये है चिंतनशील शिक्षा। ये आता है हमारी एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन में जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है उसी को हिंदी में चिंतनशील शिक्षा कहते हैं। आज मैं आपके लिए इसी बुक की पीडीएफ लाई हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ देती रहूँगी ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो पाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ। चलिए देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, ये हमारी बुक 1 है। इसके बाद बुक 2 है और इसके बाद बुक 3 है। एजुकेशन में ये 3 बुक हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में अभी हम पहली बुक करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, इसमें हम देखेंगे अधिगम कैसे होता है, संदर्भ चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, संरचनात्मक चिंतन और विचारात्मक चिंतन। इसमें हम संदर्भ को देखेंगे कि संदर्भ होता क्या है, और बहुत सारे चिंतनों के बारे में पढ़ेंगे और किस किस के द्वारा ये सारी चिंतन दिए गए, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आप सब देख सकते हैं यहाँ उद्देश्य दे रखा है। इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, इससे हमें क्या चीज़ प्राप्त होगी पढ़ने से, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। फिर दे रखा है परिचय। परिचय में दे रखा है कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का इन लोगों ने परिचय दे रखा है। ध्यान रखिए, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना और फिर अपने ऊपर या किसी भी के भी चरित्र में अप्लाई करना, उस चीज़ को अप्लाई करना अधिगम कहला जाता है या लर्निंग कहलाई जाती है। अधिगम की अवधारणा आप पढ़ेंगे कि अधिगम की अवधारणा कहाँ से आई है। यहाँ आप देख सकते हैं, सरल भाषा में हम अधिगम को किसी व्यक्ति के व्यवहार या अर्जित ज्ञान में किसी प्रकार के अनुभव से आए परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब है जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं और उस ज्ञान से हमारे जो जीवन में परिवर्तन आता है, उस चीज़ को अधिगम कहते हैं। और यहाँ फिर नीचे सीखने के प्रकार दे रखे हैं। सीखने की 4 प्रकार दे रखे हैं इन लोगों ने। सीखना क्या है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, हमारे बचपन से चलती आ रही है। मतलब हमने जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम सक्रिय रूप से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो हाथ पैर चलाना सीखे, फिर उसके बाद में किसी वस्तु को पकड़ना सीखा। ये सभी अधिगम के अंदर आता है और सीखने की प्रक्रिया के अंदर आता है। सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अगर हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो वो पुराने ज्ञान पर आधारित होती है। उसके बारे में हमने कहीं ना कहीं या तो सुना होता है या देखा होता है। अगर हमने करा नहीं है तो सुना ज़रूर होगा। ये है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसके लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित और संज्ञानात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। प्रेरित से मतलब है उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, मोटिवेशनल की आवश्यकता होती है। किसी नई चीज़ को सीखने के लिए या करने के लिए किसी को भी मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। और कुछ अगर कोई नई चीज़ कर रहा है, अगर हम उसको ये कहते हैं कि वेरी गुड करते रहो, तो उसमें एक अच्छी भावना आ जाती है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के जुड़ाव की आवश्यकता होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह हमारा नेक्स्ट पेज है जो आप देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सीखना कुछ विशेष संदर्भों से प्रभावित होता है। जो संदर्भ होते हैं उनसे सीखना प्रभावित होता है। यहाँ सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण दे रखे हैं, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति का भी दृष्टिकोण है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण, यहाँ बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सीखने के व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसमें क्या है। ये जो है 1900 के दशक के प्रारंभ में व्यवहारवादी की उत्पत्ति हुई। अब ये जो उत्पत्ति हुई व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, वो कब हुई? 1900 के दशक में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें पावलोव द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। पावलोव ने कुछ कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किए। ये पावलोव हैं जिन्होंने ये
सीखने की व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया है। मतलब इन्होंने एक कुत्ते पर सर्च की, ये देखा कि जब बेल बजती है तो कुत्ता लार टपकाता है या नहीं टपकाता। इन्होंने ये सर्च किया और एक दिन उसे कुत्ते को बंद कर दिया और बेल बजाई। बेल बजाने के बाद उन्होंने उस कुत्ते को खाना दिया। अब उनका उद्देश्य ये था कि बेल सुन के क्या कुत्ता लार टपकाता है या नहीं, ये देखना। अब दूसरे दिन भी सेम प्रक्रिया शुरू की, फिर तीसरे दिन भी। कुछ दिनों बाद उस कुत्ते को पता चल गया कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। बेल की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू करा। उसी को हम कहते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण। वो व्यवहार से समझ गया, उसके व्यवहार से पता चल रहा था कि हाँ उसे खाना खाने, इसीलिए वो लार टपका रहा है। इसी में व्यवहारवादी दृष्टिकोण आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इन्होंने ये जो दूसरे वो थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर और उसे चीज़ दी और बाहर निकलने का रास्ता देखा। अब उसने धीरे धीरे कोशिश की और वो बाहर निकल गया। इसका मतलब उसने अपना दिमाग भी लगाया और वो जो स्थिति थी व्यवहार को अपने अंदर चेंज किया और उसको आगे बढ़ाया। यहाँ आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो आप इजीली यहाँ पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। यहाँ हम संज्ञानवादी दृष्टिकोण देख रहे हैं। इसका सीधा सा जो संबंध बताया गया है वो कंप्यूटर के सिद्धांत से है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेव करके रखते हैं, उसी प्रकार हमारे दिमाग भी है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेव करते हैं और उनसे अपने जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने यहाँ बताया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण में कि जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ही करता है, पर इन्होंने यहाँ सीखने के संज्ञानवादी दृष्टिकोण में बताया कि नहीं, व्यक्ति जो देखता है बस वो ही नहीं करता, वो अपना दिमाग भी यूज़ करता है। जैसे लाइक कंप्यूटर, वो अपना दिमाग यूज़ करता है। अगर उसने किसी को मर्डर करते हुए देखा तो उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार लेगा, वो पहले सोचेगा, दिमाग का यूज़ करेगा, क्या यही सही है करना या नहीं। इसीलिए संज्ञानवादी दृष्टिकोण को हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको संज्ञानवादी दृष्टिकोण के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी बुक है SOL की जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इजीली आप इससे पढ़ सकते हैं। अब है सीखने के संरचनावादी दृष्टिकोण। यहाँ अब सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण दे रखा है। जैसे कि अगर हम किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसको बनाते हैं कि हाँ इसके बारे में ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ को हम संरचनावादी दृष्टिकोण में देखेंगे। अब इसके 2 पॉइंट हैं। 3.1 इसमें है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत और अगला है हमारा, इसमें भी कुछ सिद्धांत दे रखे हैं। जैसे कि इसके भी 4 पॉइंट हैं। ध्यान देने की प्रक्रिया, मतलब अगर हमें सीखने के 4 चरण इसमें हमें दिखा रखे हैं, यहाँ लिखा है सीखने के 4 चरण। कौन कौन से 4 चरण हैं? 4 चरण हैं। ध्यान देने की प्रक्रिया, इसमें हमें अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अवरोधों की प्रक्रिया, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसको हम अवरोध भी कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रक्रिया। पुनर्चरण प्रक्रिया। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथ का। मैथ हम लोगों ने पढ़ ली, अब उसको अवरोध की प्रक्रिया, अब हमें उसे याद करना है। मतलब हम याद करने में मैथ को ले सकते हैं, फॉर्मूले एंड टेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। पुनर्रचना प्रक्रिया, अब हमें उसको ऐसा नहीं है याद करा और छोड़ दिया, हमें उसको रिवाइज़ भी तो करना है। जब हम रिवाइज़ करेंगे तभी तो वो हमारे काम आएगा, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे। लास्ट पॉइंट है अतः प्रेरणा। इसमें यह है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसे मोटिवेट किया जाए, इसमें आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ सीखने के ही कुछ सिद्धांत दे रखे हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अब ये है 3.2 अनुभव अधिगम में आता है हमारा एक्सपीरियंस,
कि हमारे पास या किसी और के एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुभववर्जन है ये, सो इसमें एक्सपीरियंस की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप इसी के ये पॉइंट देख सकते हैं, ये उसी पॉइंट के हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको पीछे दिखाया था ये वाला 3.2 इसी का आगे का है, ये वाले पॉइंट इसी के आगे के हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा किसके हैं ये पॉइंट उसी के हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीखना कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि सीखना होता क्या है, आखिर सीखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट है जिज्ञासा। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। उस चीज़ को जब हम जिज्ञासा के साथ सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। और सम्मान, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ में सम्मान होना चाहिए। लाइक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है और किसी बच्चे से बदतमीज़ी से बोलती है, तो आपकी जो क्लास का जो वो बच्चा होगा वो ऑब्वियसली फिर उस बात पे ध्यान देगा पढ़ाई की जगह कि मैम ने मुझे ऐसा बोल दिया। इसीलिए सम्मान का भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट है पूर्व अनुभव। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या जानते हैं तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि पूर्व अनुभव होता है हमें उस चीज़ के बारे में, तभी हम उसे अच्छे से पढ़ पाते हैं। फीडबैक, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और हम उसको लगातार पढ़ते जा रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमें फीडबैक ना मिले कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का पता कैसे चलेगा। उस चीज़ का हमें फीडबैक से पता चलता है, इसलिए फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण महत्वपूर्ण है। वातावरण महत्वपूर्ण होता है जब वातावरण अच्छा और आरामदायक होता है तो हम इजीली पढ़ पाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा शोर वाले वातावरण में पढ़ने की कोशिश करो तो ये बहुत मुश्किल है पढ़ना। अंत क्रिया में क्या आता है, हमारे सीखने की भूमिका को हम इसमें देखते हैं अंत क्रिया में। और जैसे कि मैं आपको सारे पॉइंट बता रही हूँ, ऐसे ही ये सारे पॉइंट हैं। सीखने की विविधता, हमें हमेशा डिफरेंट चीज़ें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक चीज़ पकड़ ली उसी को सीखे जा रहे हैं तो हम बोर हो सकते हैं, इसलिए डिफरेंट कुछ टाइम बाद चेंज कर देनी चाहिए। सूचना के अधिभार से बचें, मतलब अगर सूचना आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो उसको ऐसा नहीं है सबको एक साथ ले लो, धीरे धीरे लो। एक साथ लोगे तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा आपको, आपका माइंड ऐसा लगेगा बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना। सो थोड़े थोड़े टाइम में पढ़ो और थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ो, ये इस चीज़ को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ में सोचना और सीखना। यहाँ हम संदर्भ में सोचने और सीखने के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सीखना एवं आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ आलोचनात्मक चिंतन का मतलब, आलोचना का मतलब यहाँ बुराई से नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आलोचनात्मक चिंतन में आती है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब यहाँ सीधा सीधा किसी की बुराई करने से नहीं है। कभी आप सोचो कि किसी की बुराई करनी है, वो आलोचनात्मक चिंतन है, नहीं। यहाँ आप कुछ पॉइंट भी देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं इस प्रकार की परिभाषा, इस प्रकार इन परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन विचारों और तथ्यों के बीच के संबंध को तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता को कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सीधा सीधा सिंपल सा इन्होंने दे रखा है कि आलोचना का मतलब ये नहीं किसी की बुराई करना या फिर किसी के बारे में बुरा भला कहना। इसका मतलब है तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ किसी चीज़ को कहना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आलोचनात्मक विचारों की विशेषता क्या होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या विशेषता होती हैं, और जो आलोचनात्मक व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या विशेषता होती हैं। एक तो वो प्रश्न बहुत पूछता है, कैसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको यही आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बता रखा है और यहाँ कुछ प्रकार भी दे रखे हैं। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक की भूमिका, मतलब अगर किसी बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन को डालना है तो कैसे डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, वो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। अगर किसी टीचर को आलोचनात्मक चिंतन किसी बच्चे में लाना है तो वो कैसे लाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है सीखना एवं सृजनात्मक चिंतन। यहाँ सीखना और सृजनात्मक चिंतन को दिखाया गया है।
हम अक्सर सुनते हैं कि कोई लोग, ये लोक लिखा है, ये लोक नहीं होगा, लोग होगा। लोग हटकर सोचते हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हटकर सोचते हैं, सबसे हटकर सोचते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। हटकर काम करते हैं, यह कहा जाता है कुछ हटकर काम करो। जो लोग हटकर काम करते हैं उसको सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब है कि कुछ लोग नया कुछ सोचते हैं करने के लिए, नई चीज़ों को ढूंढते हैं, वो सृजनात्मक चिंतन के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इनक्यूबेश और तीसरा प्रतिद्वंद एंड सत्यापन, ये आप पढ़ सकते हैं। अगला यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पांचवा भी चरण है जो कुछ लोग मानते हैं। अब यहाँ दे रखा है सृजनात्मक चिंतन विकसित करने की शैक्षिक भूमिका। जो टीचर हैं वो सृजनात्मक चिंतन को कैसे विकसित कर सकती हैं, ये उस चीज़ के बारे में है। यहाँ भी आप कुछ पॉइंट देख सकती हैं इसके। अब देखते हैं आगे, सीखना एवं विचारात्मक चिंतन। अब सीखना जो है वो विचारात्मक चिंतन के साथ। अब विचारात्मक चिंतन क्या होता है? किसी चीज़ को समझने तथा निष्कर्ष को देखने के लिए विचारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को हम ढूंढते हैं या लिखते हैं तो उसमें विचारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ सीखने पर विचारात्मक चिंतन के कुछ लाभ दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने लाभ दे रखे हैं, क्या क्या लाभ हैं विचारात्मक चिंतन के, यहाँ ये पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये दे रखा है विचारात्मक चिंतन की प्रक्रिया। विचारात्मक चिंतन जो होता है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया 6 पॉइंट दे रखे हैं। उसकी प्रक्रिया के विवरण, भावनाएं, परिमूल्यांक एंड विश्लेषण, निष्कर्ष एंड कार्य योजना, ये सारे 6 पॉइंट हैं। ये आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। विचारात्मक चिंतन विकसित करने की शिक्षकों की भूमिका। अब विचारात्मक चिंतन जो शिक्षित करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, वो उनकी क्या भूमिका होती है, वो कैसे करते हैं, उस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं। उसके यहाँ टोटल 6-7 पॉइंट हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ये पूरे हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है। नीचे इन लोगों ने पूरा निष्कर्ष दे दिया चैप्टर का। इस निष्कर्ष में बताया गया है व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद, संरचनात्मकवाद, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने निष्कर्ष में हमें बताई गई हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। उसके बाद में कुछ मुख्य बिंदु हैं, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें इन चीज़ों को तो पढ़ सकते हैं कि सीखना किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने पॉइंट वाइज हमें बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को पढ़ना तो यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सारे पॉइंट इन्होंने दे दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस चीज़ की आपको अभी ज़्यादा नीड है, ताकि मैं उस चीज़ को प्रोवाइड करवा सकूं। और आई होप आपको ये पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।